Hello everyone, my name is Komal and welcome to my YouTube channel. So today we are start unit third second part. First part already मैं लोड कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे चेकआउट कर लें बिकॉज जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको सेकंड पार्ट भी समझ में नहीं आएगा. तो इससे अच्छा है कि आप पहले जाकर इसका फर्स्ट पार्ट चेकआउट कर लो. ओके, नाउ हमने अभी तक जो पढ़ा था राजनीतिक, हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन. इट मीन्स इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं. तो जो अभी आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने यूजीसी नेट की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको बेसिक जो आपके फंडामेंटल्स पे वर्क करूंगी. सारी वीडियोस जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, आप उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक अपने रूट को ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है. तो ये वीडियोस उसी रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगा. तो मैं ऑलरेडी आपके यूनिट 1 यूनिट 2 कवर कर चुकी हूँ. वो वीडियोस भी प्लीज आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. और प्लीज़ आपको वीडियोस कैसी लगी, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं और इसमें इन चीज़ें जो है इंक्लूड कर सकूँ और इस वीडियो को अच्छा बना सकूँ. और ये मैं सारी चीज़ें आपके लिए बना रही हूँ. अगर आप मुझे गाइड नहीं करेंगे तो मैं इस पर वर्क नहीं कर पाऊंगी. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मुझे सपोर्ट करो. अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक भी कर सकते हो, आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. और अगर आपको और अच्छा लगता है कि आप दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो तो इसे शेयर भी कर सकते हो. और इससे भी अच्छी बात, अगर आप इससे और भी अच्छी वीडियो चाहिए तो आप पहले मुझे सजेस्ट करके बताओ कि आपको और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं और अपनी वीडियोस में डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर और एट्रैक्टिव जो वीडियोस हैं वो बना सकती हूँ और भी सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकती हूँ. तो हमने चलो टाइम अपनी जो यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं. इसमें हमने इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ा था, उनकी जो जड़ें थी वो कहाँ से थी, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिटेल में पढ़ी थी. जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं थोड़ी सी रिवीजन करा देती हूँ. हमने धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ा था और ये धर्मशास्त्र किसने लिखी थी और इसमें सारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, ये सारी मैं चीज़ें फर्स्ट पार्ट में करा चुकी हूँ. ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर लेना. और हमने क्वार्टर के साथ सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि हाँ साथ में ये जो साप्ताहिक सिद्धांत है, 7 प्रिंसिपल है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद हमने बर्नी और बौद्ध जो आपके मध्यकालीन दृष्टिकोण थे थिंकर्स के, वो कैसे थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था. उसके बाद जो भक्ति में सुधार जिन्होंने किया, समाज सुधार किया, वो कैसे हुआ, किसने किया, कैसे ये सारी चीजें आई, इनका दृष्टिकोण क्या था, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं. जिसमें हमने पंडित रामाबाई के बारे में पढ़ा था जिन्होंने महिला अधिकार और शिक्षा क्रांति की थी. उसके बाद हमने कबीर और उसके सामाजिक समानता और सामयिक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में पढ़ा था. कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की भी बात करी थी हमने. ठीक है, और अब आज हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट. ठीक है, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के अवधूत कौन रहे हैं. ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो 19वीं और 20वीं शताब्दी थी उस टाइम पर क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रवाद में अनेक प्रकार के जो थी धारणाएं उत्पन्न हो गई थी, जिसकी परिभाषा दी थी आपके तिलक, विवेकानंद और टैगोर जैसे राष्ट्रवाद जिनका दृष्टिकोण अलग अलग रहा था. ठीक है, इनकी सारी भावनाएं जो थी वो अलग रही थी. इसके बारे में हम उस दिन मतलब फर्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने क्या बातें करी थी. ठीक है, और इन तीनों के विचार पढ़ चुके हैं हम. गांधी की जो अहिंसा और सत्याग्रह थी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं. ठीक है, और आज हम करने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक स्तंभ. ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमारा. इसमें हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे विचारक थे, उनके क्या दृष्टिकोण रहे हैं. अब हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ डिटेल पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि वो एक वैचारिक धारणाएं थी. उनका सिद्धांत का जो था वो संग्राम था, जिसमें कि अरबिंदो और पैरिकिया और इकबाल ने राष्ट्रवाद को अलग अलग दृष्टिकोण से समृद्ध किया कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण लेकर आए कि स्वतंत्रता टाइम तक कैसे थे. अरबिंदो की बात करें तो वो कौन थे, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद थे. ठीक है, पेरिया ईवी रामा स्वामी की बात करें तो वो आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में बात करते हैं. वहीं मोहम्मद इकबाल की बात करें तो वो अपने समुदाय में पहचान और दार्शनिक चिंतन की बात करते हैं. अरबिंदो कहते हैं कि जो आपकी श्री अरबिंदो घोष हैं वो 1872 से लेकर 1950 तक रहे हैं. ठीक है, उनका जो आरंभिक जीवन था उन्होंने क्रांतिकारी राजनीति की ओर, बाद में फिर आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ गए. पहले तो वो राजनीतिक क्रांतिकारी थे, उसके बाद वो आध्यात्मिक चिंतन में जुड़ गए. उन्होंने अखंड भारत की अवधारणा प्रस्तुत की है और कहा है कि भारत का संविधान जो है स्वतंत्रता जो है वो होना चाहिए आध्यात्मिकता पर. ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए. उसकी जो उनकी पत्रिका थी, ठीक है, उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी जो थी वंदे मातरम. ये तो सबने सुना होगा. ठीक है, इन्होंने युवा में चेतना जगाई थी. ये बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना उत्तेजना, वो सारी चीजें इसमें लिखते थे. जोश लाने वाली बातें जो थी आपके वंदे मातरम पत्रिका उसमें छपाई जाती. ठीक है, उसमें लिखी जाती थी, जिससे कि उस टाइम पे जो युवा थे वो स्वतंत्रता को लेकर और आध्यात्मिक चिंतन को लेकर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव रख सके. ठीक है, बाद के वर्षों में उन्होंने पुण्य योग और सुपरमैन और मानव एकता के दर्शन को विकसित किया था. मतलब बाद के वर्षों में उन्होंने इस स्टेज पर अपना काम किया था, अपनी फिलोसफी दिखाई थी. ठीक है, और
पेरिया ईवी रामास्वामी की बात करें तो आत्मसम्मान का आंदोलन किया था इन्होंने, ठीक है, जो कि 1879 से 1973 में आए थे। इन्होंने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उन्होंने ब्राह्मण्यवादी वर्चस्व और जातिवाद और हिंदू धार्मिक ग्रंथों की कड़ी आलोचना की थी, ठीक है। जो आपके रामा स्वामी थे उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जो ब्राह्मण थे उनका जो वर्चस्व रहता था, वर्चस्व यानी मतलब उनका जो अधिकार रहता था, उन्होंने उस पर कड़ी जो है उसकी आलोचना की थी। वहीं जाति प्रथा और हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे उनकी भी आलोचना की थी। उन्होंने रामायण को दृढ़ संस्कृति के विरुद्ध एक ग्रंथ के रूप में देखा और रामलीला के विरोध में आवाज उठाई। ये एक ऐसे प्राणी थे जिन्होंने रामलीला जैसी चीज और रामायण के विरुद्ध ही आवाज उठा दी, ठीक है। पेरिया ने महिला अधिकार, तर्कसंगत और सामाजिक न्याय पर जोर दिया था। उन्होंने चिंतन द्रव्य राजनीतिक और आधुनिक तमिलनाडु की राजनीतिक पहचान का आधार माना था। उन्होंने बताया कि जो महिला अधिकार है वो तर्कसंगतता और सामाजिक न्याय होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए और समाज में उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, इस पर जोर दिया। और उन्होंने साथ में जो राजनीतिक थी उसको आधुनिक जो तमिलनाडु है उसमें राजनीतिक का आधार बनाया, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद इकबाल की बात करें तो इन्होंने सामुदायिक पहचान और दार्शनिक जो चिंतन है उसके बारे में बताया, ठीक है। मोहम्मद इकबाल की बात करें तो वो 1877 से लेकर 1938 तक रहे। उर्दू और फारसी के महान कवि दार्शनिक थे। उन्होंने खुदी यानी आत्मा चेतन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग रखी, जो कि भारत में पाकिस्तान आंदोलन का वैचारिक आधार बना। इनकी मुख्य क्रांति बद ए गला या फिर बाल ए जिबली और दूसरी थी जवेद नामा, ठीक है। इकबाल का दर्शन आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामुदायिक पहचान का अनूठा मिश्रण था। अब ये वही शख्स थे जिनके कारण हमारा जो देश था वो दो टुकड़ों में बट गया, पाकिस्तान और हिंदू में। इन्होंने एक स्वतंत्र जो मुस्लिम राज्य की मांग करी थी। अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान अभी भारत से अलग नहीं होता, ठीक है। ये वही महान हस्ती थे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई चलती आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 टॉपिक की बात करें क्रांतिकारी और राजनीतिक विचारकों की, तो 20वीं सदी के आरंभ में दर्शकों जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्रांतिकारी और समाजवादी धारणाएं प्रबल हुई। रॉय, स्वाकर और लोदिया ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दिया। जो मेन थिंकर है ना थर्ड यूनिट की, वो यही तीन है और ज्यादातर क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में ना इसी से पूछे जाते हैं। तो आप ना इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। इनका बेसिक मैं आपको क्लियर कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी। तो आप जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये वीडियो आगे तक जाएगी नहीं। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आगे वीडियो जाएगी नहीं, और नहीं जाएगी तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से आप नोटिस कर लो, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से जान लो, समझ लो। आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करो, ठीक है, लाइक भी करो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं इन तीनों थिंकर्स की, रॉय और सावरकर और जो लोहिया है, ये तीनों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं एम.एन. रॉय की, रेडिकल मानवतावादी की। जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1887 में, ठीक है। 1954 तक सीए रहे थे, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट जो आंदोलन के संस्थापक में से एक थे, ठीक है। रॉय जो थे हमारे भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन जो हुआ था उनके संस्थापक में से एक थे। उन्होंने रूस की यात्रा की थी और कॉमिंटियन के में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। बाद के वर्षों में उन्होंने क्या किया, मार्क्सवादी से मोहभंग हो गए। अब जो मार्क्सवादी था उनसे बिल्कुल जो उनका था मोहभंग हो गया था, और फिर उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म यानी रेडिकल जो मानवतावादी था उनका दर्शन विकसित किया। पहले तो वो मार्क्सवादी की तरफ थे, लेकिन उससे वहाँ पे उनका मोहभंग हो गया, ठीक है, उनका अटैचमेंट खत्म हो गया। उसके बाद वो किस तरफ मुड़ गए, रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ, ठीक है, मानवतावादी की तरफ। रॉय के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और बुद्धि सर्वोपरि होती है, ठीक है। जो रॉय कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता और उसकी बुद्धि ही है जो सबसे ऊपर होती है, ना तो राज्य है और ना ही धर्म व्यक्ति को नियंत्रण कर सकता है। अगर कोई कर सकता है व्यक्ति को नियंत्रण तो क्या है, उसकी अपनी स्वतंत्रता और उसकी अपनी स्वयं की बुद्धि, ठीक है। उन्होंने भारतीय जनमत पत्रिका निकाली और राजनीतिक से हटकर दार्शनिक चिंतन किया। अब उन्होंने क्या किया, भारतीय जनमत एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है, न्यूज़पेपर टाइप जो मैगजीन होती है वो निकाली, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया, राजनीतिक से वो हट गए और फिर दार्शनिक चिंतन की तरफ, फिलोसफर की तरफ बढ़ गए। तो हमारे एक ये अच्छे चिंतक बन गए, जिसके बारे में यूजीसी नेट बहुत ज्यादा पूछता है। अब नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो है वी.डी. सावरकर। अब हिंदुत्व की वैचारिक नींव इन्होंने रखी, ठीक है। वीर सावरकर जो 1883 से लेकर 1966 में रहे थे, उन्होंने हिंदुत्व हिंदू ये कौन, ठीक है, 1923, ये आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। हिंदुत्व की वैचारिक परिभाषा प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार जो थे हिंदुत्व 3 तत्वों का आधारित था, ठीक है, 3 तत्वों पर आधारित था। पहला क्या था, राष्ट्र यानी पितृभूमि, जाति, सामाजिक एकता और फिर संस्कृति जो है आपकी पृष्ठभूमि। सावरकर ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह को प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था। आपके ये क्वेश्चन में आता है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो प्रथम स्वतंत्र
स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो आपके ये वीडी जो थे सावरकर, इन्होंने ही कहा था। वे हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे और उन्होंने उनके जो विचार थे वो आधुनिक हिंदू राष्ट्रवाद चिंतन का आधार दिया। ठीक है, अब जो हिंदू महासभा थी उनके प्रमुख नेता थे और उनके विचार जो है वो आधुनिक हिंदू राष्ट्रवाद में आधारित थी। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया की बात करें तो ये हमारे समाजवाद और चौस्तंभों राज्य की अवधारणा इन्होंने दी थी। अब ये क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। तो राम लोहिया की बात करें तो ये 1910 से लेकर 1967 तक रहे। ठीक है, भारतीय सामाजिक आंदोलन के मुख्य स्तंभ थे। इन्होंने चौस्तंभ राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी, अर्थात 4 स्तंभ पर आधारित राज्य और राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्य, ये 4 स्तंभ थे जिनकी इन्होंने बात करी थी, जिसे आप चौस्तंभ भी कहते हो। लोहिया ने कांग्रेस की एक छत्र सत्ता की आलोचना की और क्षेत्रीय दलों के महत्व को रेखांकित किया। इन्होंने जाति प्रथा, अंग्रेजी भाषा के विचारक और महिला उत्पीड़न का विरोध किया था। इनकी प्रमुख जो कृतियां थी वो थी गुल्डी, मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो समाजवाद, आर्थिक समानता, ठीक है, और जाति विरोधक, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीयवाद यानी विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे कौन नहीं जानता, सब इसे जानते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल के जनक, जो हमारे संविधान के जनक हैं, वो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने न्याय और समानता को प्रेरित किया था। ठीक है, दलित उत्थान और संवैधानिक नैतिकता की बात हमारी भीमराव अंबेडकर जी ही करते हैं। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जो जन्म था वो 1890 से 1856 तक रहा था। ठीक है, आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। ये भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे और इन्होंने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य को स्थापित किया था। ठीक है, और अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया और कहा कि जब तक हिंदू समाज की जाति प्रथा को नहीं त्यागा गया तब तक सच्ची समानता असंभव है। उन्होंने बहिष्कृति हितकारणीय सभा 1924 और समतन सैनिक दल 1927 की स्थापना भी की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे जो हिंदू समाज में जाति प्रथा रहेगी ना, इसका जब तक त्याग नहीं किया जाएगा तब तक हमारे बीच समानता संभव नहीं हो सकती है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृतियां थी उनका नाम दिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में आप देख सकते हो, जिसमें कि एक ये बहुत ज्यादा अच्छी है, बुद्धा एंड हिज धर्मा। ये मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, और ये कुछ दे गए हैं तो आप इन्हें देख सकते हो। और इन्होंने जो 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर एक ऐतिहासिक धर्मांतर किया था। आपको तो ये पता होगा, जो हमारे अंबेडकर जी थे वो बौद्धिक धर्म को मानते थे। ठीक है, उन्होंने ये धर्म अपनाया हुआ था। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने समानता और इन सब मिलकर काम किया था। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के निर्माण में इनका योगदान क्या रहा था। ठीक है, इनके योगदान के बारे में तो सबको पता है कि इन्होंने संविधान लिखा था। ठीक है, और उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें जोड़ी गई थी। ठीक है, और अंबेडकर जी ने संविधान सभा में महिला अधिकार और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य नैतिक सिद्धांतों तत्वों का मुख्य जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने इन सभी को अपने संविधान में विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, इनको लेकर कई अधिकार भी दिए हैं। इन्होंने आरक्षण प्रणाली को संवैधानिक वैधानिक प्रदान की। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होगा, यानी सभी के बीच, चाहे वो छोटी जाति में हो या फिर बड़े किसी जाति में, जब सब में समान अधिकार और समान अवसर मिलेगा तब हमारा देश है वो मुख्य रूप से लोकतंत्र राष्ट्र जो है वो कहला पाएगा। ठीक है, अब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसका निर्माण किसने किया था? हमारे अंबेडकर जी ने। और 1956 को धर्मांतरण हुआ। ठीक है, जो नागापुर में हुआ था, जो ऐतिहासिक बुद्ध धर्म दीक्षा थी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि इन्होंने जो है बहुत सारे लाखों अनुयायियों को अपने साथ बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा था, ताकि जो हमारे बीच छुआछूत वाली जो चीजें हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। ठीक है, वहीं आप इसमें 7 प्रमुख जो है ग्रंथ थे जो कि जाति, धर्म और राजनीति पर मौलिक रचनाएं की गई थी। और 14 वर्ष अध्ययन किया गया था, जो कि मतलब 14 वर्ष तक जो था ना, इनका अध्ययन किया था अलग अलग देशों से। आपको पता है ना, हमारे अलग अलग देशों से जो अधिकार है वो लिए गए थे। ठीक है, लॉ लिए गए थे और हमारे हमारे संविधान है उसमें जोड़ा गया था, तो इसे 14 वर्ष लग गए थे। ठीक है, इन्होंने 14 वर्ष तक का अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका 8 टॉपिक है इसका, संविधान, भारत के निर्माता और विचारक। संविधान के बाद भारत में राष्ट्रीय चिंतन में एक आयाम ग्रहण किया। नेहरू, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की राजनीतिक दिशा
को जो है एक परिभाषा प्रदान की। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। नेहरू जी 1889 से लेकर 1964 तक रहे। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को राष्ट्रीय विकास के 4 स्तंभ माना। नेहरू का मानना था कि भारत को औद्योगिक और वैज्ञानिक जो प्रगति है उसके माध्यम से ही आधुनिक बनाना चाहिए। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लासेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण जो बुकें थी वो लिखी थी। उनकी पंचशील की अवधारणा ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का मार्ग भी प्रदर्शन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने ही अपनी पंचशील योजना इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है, अपनाया था। अब हम जयप्रकाश नारायण की बात करें तो संपूर्ण क्रांति और दल विहीन जो लोकतंत्र था वो इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। जयशंकर प्रसाद नारायण 1992 से लेकर 1979 को लोकनायक की उपाधि दी गई थी इन्हें, ठीक है। उन्होंने 1974 और 1975 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसमें राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन शामिल थे। जेपी ने यानी जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की, अर्थात एक लोकतंत्र जहां पर राजनीतिक दल के बजाय जनसभा और स्थानीय स्वशासन प्रमुख हो। वे आपातकाल के विरोध के प्रतीक बने रहे और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़े, ठीक है। जयप्रकाश शंकर प्रसाद है वो आपके आपातकालीन का विरोध करते हैं, ठीक है, और वे उन्होंने लोकतंत्र के लिए रक्षा के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी है। और दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो वो एकात्मक मानवतावादी का सिद्धांत, इसकी बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय 1968 तक रहे, ठीक है। भारतीय जनसंघ यानी भाजपा के पूर्वज रहे हैं, ठीक है, के विचार थे। उन्होंने एकात्मक मानवतावाद का दर्शन प्रस्तुत किया था। वे पश्चिमी पूंजीवाद और सभ्य दोनों की आलोचना करते थे। उनके अनुसार भारतीय चिंतन में व्यक्ति, समाज, राज्य और विश्व सभी एक अखंड इकाई हैं। उन्होंने अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का उद्यान की अवधारणा दी है। उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है एकात्मक मानवतावाद, राजनीतिक की राह, ठीक है। 1968 में उनकी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई, मतलब कोई नहीं जानता कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने 7 टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये कुछ ही रह गया, उसके बाद हम वीडियो एंड कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, ये कर चुके थे। अब इसके थोड़े से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर उस पर बात कर लेते हैं। चिंतन में सफलता, जो आपके थिंकर्स है उनसे थिंकर से सफलता तक, ठीक है। समीक्षा और परीक्षा रणनीति की बात करते हैं यहाँ पर। भारतीय राजनीतिक चिंतन की है यात्रा प्राचीन धर्मशास्त्रों से लेकर आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र पहले, मतलब जो आपके भारतीय थी राजनीतिक चिंतन थे उनकी जो यात्रा रही है वो प्राचीन टाइम के धर्मशास्त्रों से लेकर अभी तक जो आधुनिक काल के संवैधानिक लोकतंत्र है वहां तक फैली हुई। मतलब जो थिंकर्स हैं उस टाइम भी वक्त करते थे, यानी प्राचीन काल पर भी वो चिंतन करते थे, ठीक है। महाभारत के टाइम पर या फिर आपके रामायण के टाइम पर, वहां से लेकर अब जो आप संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हो, हमारे जो यहाँ पर हमारे लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ अभी तक आप ऐसे थिंकर्स को देखते आ सकते हो जो अपने जो विचार हैं वो प्रकट करते रहते हैं, देते रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक विचारक ने भारतीय राजनीति को एक अनूठा आयाम दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इन्होंने, थिंकर्स ने। तो देख लेते हैं जो प्रमुख विचारक है उनके मूल सिद्धांत क्या रहे हैं। जल्दी से हम अपना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कौटिल्य जो विचारक हैं उनके मुख्य अवधारणाएं जो रही है हमारी सप्तांग सिद्धांत के बारे में, ये फिर मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपकी जो 3 विचारक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी के थिंकर्स फर्स्ट पार्ट से लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक की बात करें तो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी कौटिल्य ने, और तिलक जो है वो स्वराज अधिकार की बात करते हैं जिन्होंने गीता रहस्य लिखा। फिर गांधी जी जो अहिंसा सत्याग्रह की बात करते हैं जिन्होंने की बुक थी हिंद स्वराज, और अम्बेडकर जी जिन्होंने समानता और न्याय की बात करी थी और इनकी बुक लिखी हुई है, आप देख सकते हो, एनालिज्म ऑफ द केस, ठीक है। फिर नेहरू की बात करें तो इन्होंने धर्मनिरपेक्ष और डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी। फिर लोहिया की बात करें तो इन्होंने 4 स्तंभ समाज राज्य इसकी अवधारणा दी, और इनकी जो बुक थी वो व्हील ऑफ हिस्ट्री थी। और दीनदयाल ने एक आत्मक मानवतावाद की अवधारणा दी, एकात्मक मानवतावाद इनकी जो खास बुक भी थी। सावरकर की बात करें तो हिंदुत्व, और इनकी बुक जो थी हिंदुत्व की थी जो कि 1923 में पब्लिश हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। पहले आप विचारों की तुलना करो, ठीक है, थिंकर्स की आपस में तुलना करो कि गांधी और अम्बेडकर के विचार कैसे थे, नेहरू और दीनदयाल उपाध्याय के विचार कैसे थे, तिलक और
हमारे गांधी जी के बारे में तुलना करो। फिर ये जो ऐसे इंपॉर्टेंट है ना कंपेयर वाले क्वेश्चन, ये यूजीसी नेट में काफी पूछे जाते हैं। उसके बाद मुख्य ग्रंथ जो है उसे आप याद रख लो कि कुछ तो आपको याद हो ही गया होगा, जैसे कौटिल्य, इसका शास्त्र आपको पता है, तिलक जो है इनकी गीता रश्मि, और गांधी जी किस पे बात करते थे, अहिंसा और स्वराज पे, तो इनकी जो बुक हो जाएगी वो हिंदू स्वराज हो जाएगी। उसके बाद हम अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने जाति और स्वतंत्र समानता के ऊपर बात करी है, तो इससे रिलेटेड बुक। और बाकी आप देख सकते हो इन सारी ये सारी चीजें आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, बुक्स याद कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पीवाई क्यूज जो है उनका रिवीजन एक बार करते जाएं, ठीक है, एक एक पीवाई क्यू आप सॉल्व करते जाओ डेली, तो भी आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी एग्जाम से लेकर, ठीक है। और समय पर समय रूपरेखा बनाए रखो कि कौन सी घटना किस टाइम पे हुई थी। इसमें 1857 से जो 1950 तक की जो घटनाएं थी उसको आप अच्छे से क्रम वाइज याद कर लो। ये टेक्नोलॉजिकल जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सफलता का मंत्र की बात करें तो केवल रटने के बजाय आप विचारों को समझो और उनके जो ऐतिहासिक संदर्भ है ना उससे जोड़ो। तो ओके एवरीवन, आज की जो वीडियोस है उसको हम अब थोड़ी देर में ऐड कर देंगे। कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जो बताना बाकी रह गई है, एक क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था प्राचीन जड़ों के बारे में, जो कि धर्मशास्त्र और कौटिल्य की थी। फिर मध्यकालीन सुधारक कौन थे, हमने पढ़ा था भक्ति और कबीर। भक्ति में हमने और किस थिंकर को पढ़ा था, रामाबाई को पढ़ा था, याद आया, पंडित रामाबाई, ठीक है। उसके बाद हमने स्वतंत्रता संग्राम, उनमें 3 इंपॉर्टेंट जो थिंकर थे कौन थे, गांधी, अम्बेडकर और तिलक। आपको पता है गांधी जी का काम क्या था, गांधी जी का क्या काम था, संविधान जो आपके स्वतंत्रता है उसके खिलाफ लड़ना, सत्याग्रह करना, आंदोलन करना, ठीक है, स्वराज बनाना। और अम्बेडकर जी का क्या काम था, समानता न्याय लेकर आना। तिलक जी ने क्या बात करी थी, आध्यात्मिकता की ओर जाने की, याद आया। ये वहीं हमारे आधुनिक जो लोकतंत्र है उसके बारे में भी हमने समझा, नेहरू के बारे में, और जेपी जयशंकर प्रसाद के बारे में, और दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की यह यात्रा यह दर्शाती है कि कैसे प्राचीन जो ज्ञान थी, परंपराएं थी, वो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य में परिवर्तन हुई है, ठीक है। यही जो है आपके यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि कैसे प्राचीन समय में परंपराएं कैसी थी और अब आधुनिक जो लोकतंत्र परंपराएं हैं उनके मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन पर यूजीसी नेट के द्वारा जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो थोड़े इस प्रकार है। यूजीसी नेट की परीक्षा में भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित प्रश्नों का सामना करने के लिए एक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ संभावित क्वेश्चन जो है प्रकार उन्हें हल करने की रणनीति दी गई है, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि आप कंपैरिजन करो, एनालाइज करो गांधी और अम्बेडकर के बारे में, उनके बीच क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका धारणाओं को स्पष्ट करना आ सकता है कि कौटिल्य के साथ जो सिद्धांत थे वो क्या थे, और दीनदयाल उपाध्याय के जो एकात्मिक मानवतावाद की जो व्याख्या है वो क्या थी, वो करना आ सकता है। और काल अनुक्रम मतलब समय के अनुसार कैसे कैसे घटनाएं घटी उनको सही से क्रम में लगाना आना चाहिए आपको। फिर ग्रंथ और लेखक की बात करें तो हमने इतने सारे अभी ग्रंथों को पढ़ा, कृतियों को पढ़ा, वो याद रखना और लेखक के नाम याद रखना। और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं सही गलत को पहचानने वाले, ठीक है। अब ये तो हो गए क्वेश्चन के बाद, अब उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, अपना आंसर कैसे पुटअप कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को समझो, ठीक है, प्रश्न को समझो, ठीक है, प्रश्न की मूल्य मांगों को पहचानो कि वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, उसके जैसे आप उसके आंसर लिखो। फिर मुख्य शब्द पर ध्यान दो, प्रत्येक विचार से जुड़े जो केंद्रीय विचारक हैं उनकी अवधारणा कैसी है वो याद कर लो। फिर जो थर्ड है वो आप तर्क और उनके तथ्य, सटीक जो उन्होंने क्या कहा था वो आने की संभावना रहती है, उसको उदाहरण के सहित आप लिख लो। उसके बाद निष्कर्ष उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि तुलना करके उसके पक्ष और विचारों में विचारों की पसंद क्या है, मतलब अभी के टाइम पे वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती है। तो ओके एवरीवन, ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपको और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की, मुझे इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपको किसी और सिलेबस में सब्जेक्ट पे या फिर किसी और चीज़ पे भी वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे, वो भी बता सकते हो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो कि किसी भी प्रोग्राम में है, मतलब आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे इग्नू से सॉल्व से कर रहे हो, और कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो ये वीडियो है ही। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम चूज़ करी है और आपके एग्जाम में ये टॉपिक है भारतीय राजनीतिक चिंतन, जो कि होता ही है, ठीक है, तो आप इसको जरूर अच्छे से कर लो, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। आई होप यहाँ से तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन, मीट यू सून।